लिसनर अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 28। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको मोहब्बत दिल पर दस्तक के दोनों सीनियर्स लोग कैसे लगे। चलिए अब कहानी को आगे सुनते हैं। अदनिया की बात पर निगी ने आगे कहा, ये है एमाद भाई। इसने उंगली रखकर बताया। अच्छा ये है। वे मुख्तलिफ सी अंदाज में कहती तस्वीर को गौर से देखने लगी तो नौफिल ने उसे हैरत से देखा। तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही, दरअसल इसका वहां जिक्र ही इतना हो रहा था। मैं संजीदगी से उसे देखते हुए बोली तो इसकी खुशनुमा आंखों में इस्तजाब उतर आया। क्या मतलब? आपको नहीं पता भाई, इनसे तो शैतान भी पनाह मांगता है, सिवाय मुईद भाई के। सारा ग्रुप ही शैतानों का टोला है। इस कदर शौक व शरीर है सब। निगी ने हंसते हुए अहमद की वजह शोहरत बताई थी, मगर नौफिल को अदनिया का अंदाज और इसकी संजीदगी खटक रही थी। इसने नौफिल को इस अंदाज में देखा था जैसे वो कुछ कहने न कहने की कश्मकश में मुब्तला हो। फिर वह बाजलत उठ खड़ी हुई। मैं अब चलती हूँ, सुबह तैयार रहना शॉपिंग के लिए। निगी ने तस्वीर लगाने के लिए बड़ी सी वेलवेट की कॉर वाली एल्बम निकालते हुए उसे याद दखानी कराई तो अदनिया सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं। नौफिल भी उठ खड़ा हुआ। जल्दी आइएगा, मिलकर एल्बम सेट करेंगे। नगी ने आवाज लगाई थी। अदनिया को इसने कॉरिडोर में रोक लिया। क्या बात है? वह हैरान हुई थी, मगर दिल तो बल्ब उछल पड़ा। ये देखकर इसका छींकना हुआ फेंका हुआ चारा शिकार निकल चुका है। क्या कहने लगी थी तुम? नौफिल ने टटोलती नजरों से उसे देखा तो वे मुकर गई। मैं भला क्या कहने लगी थी? कुछ भी तो नहीं, शाह ने उचकाकर कहा तो अब की बार वे अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोला। वही जो तुम कहते कहते रुक गई थी। इतना तो तुम्हें जानता ही हूं मैं, मगर मैं वो सब तुमसे कभी नहीं कहूंगी नौफिल। इसने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा था। मगर क्यों मदनिया? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती? वह हैरान हुआ, क्योंकि शायद अब मैं तुम्हारे लिए इतनी काबिल एतबार नहीं रही जितने की पहले थी। इसने कहा तो नौफिल ने जैसे इसकी बेवकूफी पर उसे डांट दिया। शट अप अदनिया, तुम दोनों, हम भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और आइंदा जिंदगी में भी रहेंगे। बोलो क्या बात है? इसने झिझकते हुए आगाज किया। असल बात तो मुझे नहीं मालूम, मगर वहां सबा की फुप्पो कह रही थी कि उन्होंने सबा का रिश्ता अपने एमाद के लिए मांग रखा था, और ये कि सबा तुमसे शादी करने पर किसी सूरत भी राजी नहीं थी। इस कदर गैर मुत्तका इंकशाफ नौफिल के सर पर पहाड़ बनकर टूटा था। लगा जैसे जहन को समझने में गलती हुई। इसने बेचैनी से अदनिया की तरफ देखा, जो अपने चेहरे पर बड़ी कामयाबी से सादगी व मासूमियत का लबादा ओढ़े बहुत हमदर्दाना अंदाज में कह रही थी। मेरा तुम्हें बताने को दिल तो नहीं चाह रहा था। मुझे पता है कि तुम खुद से मुतालिक हर शे के लिए किस कदर जज्बाती हो, मगर ये मामला है ही ऐसा कि मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती नौफिल। और कुछ ना सही, हम दोनों अच्छे दोस्त तो है ना? इसने अपने लहजे में रक्त पैदा करने की बड़ी कामयाबी से कोशिश की थी। इधर वो धमाकों की जद में था, दिल व दिमाग यकीन बेयकीनी की बुलंदियों में झूले कर लगाने लगा था। अगर वो राजी नहीं थी तो फिर ये रिश्ता कैसे हो गया? ये सब अनस की वजह से हुआ है, निगी ने इससे कहा, और इसने घर वालों को मजबूर करके ये प्रपोजल मंजूर करा लिया। वे बड़ी होशियारी से अपने एक एक प्यादे को आगे ला रही थी। फिर बहुत फिक्रमंद लहजे में बोली, लेकिन ये सब पता चलने का ये मतलब नहीं कि तुम कोई इंतहाई कदम उठा लो। मैं तो ये सब इसलिए तुम्हारे इल्म में लाना चाहती थी ताकि कल को किसी और के मुंह से ये सब सुनकर तुम्हें शक न पहुंचे। मैं तो खुद बेयकीनी और तासुब की जद में। इसकी गुफ्तगू के दौरान नौफिल का चेहरा लख्त सुर्ख होता जा रहा था। इसके भींचे हुए जबड़े इसके जब्त व बर्दाश्त की गवाही दे रहे थे। वे तेजी से पलटा और लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अदनिया ने दोनों हाथ झाड़े थे। ये काम तो हुआ। अब मैं देखती हूँ नौफिल अहमद कि तुम खुशियों की बरसात में कैसे नहाते हो। होठों पर शातिराना मुस्कुराहट लिए वे गुनगुनाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बेतकल्लफाना और पुरजोश अंदाज में वेटर ने बेमिनवत कटे इमारत पर
बुरी तरह चौंका था। इस खुश लिबास और जाज नजर लड़की की जाने पहचाने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। वह अदनिया थी, नौफिल और निगी की कजिन। अपनी हैरत को छुपाते हुए इसके सलाम का खुश दिली से जवाब देता हुए काउंटर से हट गया। कैसी हैं आप? वॉलेट को पैंट की जेब में रखते हुए वह पूरी तरह अदनिया की तरफ मुतवजा था। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। जिस बेतकल्लफी का मुजाहिरा कर रही थी वह इमाद के लिए बाई से इस्तजाब थी। हालिका वह जिस माहौल में एक उम्र गुजार कर आया था वहां लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत आम अंदाज में लिया जाता था। यही वजह थी कि इमाद के हल्के अहबाब में लड़कियों की तादाद काफी ज्यादा थी, मगर यहाँ वो सबा और अनस के नाते कदरे मोहतात हुआ था। बस जी शुक्र है खुदा का, आप अकेली हैं क्या? अपनी उलझन को अंदर दबाते हुए इमाद ने इधर उधर नजर दौड़ाए कर किसी शाना सा चेहरे को ढूंढने की कोशिश की। बिल्कुल, निगी को कहा था साथ आने को, मगर इसके लिए तो इस गर्मी में बाहर निकलना एक इम्तिहान होता है। यूं भी वह इन दिनों में लाइट को ऑडिट कर रही थी और चूंकि बहुत ज़रूरी शॉपिंग थी इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। इसलिए बहुत बेतकल्लफी से बताया तो वे मुस्कुरा दिया। चलिए, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। आप तो मंगनी वाले रोज के बाद से भी दिखाई ही नहीं दिए, इस रोज दावत में भी नहीं आए। इसने तो मुझे जैसे सारा हिसाब रखा हुआ था। फुर्सत में खड़ी है बेतकल्लफी से बोलती हुए इमाद को कोई परेशानी पुरानी शनासा लग रही थी। इसकी पुरएतमाद बात को इमाद ने सफी अंदाज में देखा था। एक्चुअली मैं इस रोज आउट ऑफ सिटी था, बस इसलिए नहीं आ पाया, और दोबारा दिखाई न देने की वजह यह है कि अभी ज्यादा आने जाने वाली रिश्तेदारी नहीं है। जब अनस और सबा की शादी हो जाएगी तब तो जरूर आना जाना रहेगा। इमाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वे बालों की लट कान के पीछे उड़सते हुए बड़े अंदाज में बोली, मगर अब आप भी आएंगे तो हम आपको गेस्ट से तो नहीं लौटाएंगे। ओके भाई, अब तो सोचना ही पड़ेगा। वे हंस दिया। वो तो यूं भी खुश मिजाज सा बंदा था। दुनिया की बेतकल्लुफी और खुश गुफ्तगारी ने मूड पर अच्छा असर डाला था। सिर्फ सोचिएगा मत, अमल भी कीजिएगा, वे बर्जास्ता बोली। इमाद मुस्कुरा दिया। ओके, अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब मैं चलती हूँ। इसने इजाजत चाही तो मैं पूछने लगा, गाड़ी से आई है क्या? नहीं, टैक्सी में, अदनिया ने बताया था। कदरे तौक़ुफ़ के बाद वे बोला, अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। अरे नहीं, आप कहाँ इतनी जहमत करेंगे। इसने शॉपिंग बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए थकान का इजहार कर दिया और नरमी से उसे मना भी कर दिया। कमाल है, इसमें जहमत की क्या बात है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी ऑफर कबूल करेंगी। इमाद ने मुस्कुराकर कहते हुए शॉपिंग बैग लेते हुए हाथ बढ़ा दिया तो अदनिया ने मुस्कुराते दबाहटते हुए दोनों शॉपिंग बैग्स उसे थमा दिए। उफ, किस कदर गर्मी है ना। गाड़ी में बैठते ही अदनिया ने तबसरा किया तो इमाद ने उसे एसी ऑन करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। वाकई में इस बार तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, वह बोला था। शुक्र है कि शादी की तारीख अगस्त की रखी गई है, कम से कम बारिशों की वजह से ही सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, अदनिया ने मुस्कुराकर कहा था। जी नहीं, गर्मी से ज्यादा बारिशों का मौसम मुश्किल होता है। जीन्स और घुटन लिए हुए इमाद ने अपनी राय दी थी। आप गाड़ी में बैठने के लिए पानी नहीं रखते? विंडो स्क्रीन की पार से आइसक्रीम का पार्लर का कन्वेंस साइन दिखाई देते ही वे इमाद की तरफ मुतवजा हुई थी। नहीं सॉरी, क्या आपको प्यास लगी है? मैं माजरत ख्वाजाना अंदाज में पूछ रहा था। लगी तो है, मगर खैर अब क्या हो सकता है, घर नजदीकी है, घर जाकर पी लूंगी, वे बेपरवाही से बोली तो इसकी तवक्को के एन मुताबिक आइसक्रीम पार्लर के सामने इमाद का पाँव ब्रेक पर पड़ा था। घर जाकर तो खा पी लेंगे, पहले मुझे तो मेजबानी का मौका दीजिए। वह इंजन ऑफ करते हुए मुस्कुराया। आए, आपको बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। इसी का अंदाज बहुत सादा और अच्छी मेजबानी के उसूल पूरे करने वाला था। अदनिया के दिल में क्या है वो कयामत तक नहीं सोच सकता था। गाड़ी से निकलते ही जुलाई की कड़कती धूप और शदीद गर्मी ने इस पर हमला किया था। इमाद की संगत में वो अंदर चली गई। आपके खुलूस की तो मैं मुतारुफ हो ही गई, मगर आपकी मेजबानी भी मुझे हमेशा याद रहेगी। कोल्ड ड्रिंक्स के बाद अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाते हुए लुत्फ अंदोज अंदाज में बोली। शुक्रिया, ये तो मुझे आपका
ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری میزبانی قبول کر لی۔ عماد نے کہا، آپ اس قدر بے اعتبار شخصیت تو نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے اپنی بھووں کو دلکش انداز میں حرکت دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عماد نے اس کے اعماد کا متعارف کیا۔ آئس کریم کپ میں چمچ گھماتے ہوئے ادنیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عماد کو دیکھا اور شرارت سے بولی، کیا ہم کچھ زیادہ ہی تکلف میں نہیں پڑ رہے؟ اگر آپ اس تکلف کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو ایک آئس کریم اور سو جائے۔ عماد نے بھی اس کے انداز میں آفر کی تھی۔ اوہ شیور، وائی ناٹ؟ ادنیا نے ذرا بھر بھی تعامل نہیں کیا بغیر کہا تو میں مسکرا دیا۔ ادنیا کا کھیل بہت احتیاط مگر کامیابی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں بھیڑ میں زمانے کی، ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں دوست اور لہجوں میں سلوٹیں سی پڑتی ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیار بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ صبا وہ پہلی لڑکی تھی جو جانے کیوں پہلی ہی نگاہ میں اس کی توجہ سمیٹ کر لے گئی تھی، جیسے اس کے دل نے بے اختیار سراہا تھا اور اس کی سادگی اور معصومیت کی گواہی دی تھی۔ اسے اپنی نگاہ کی پرکھ پر بہت اعتبار تھا۔ اس کے خیال میں صبا سے بہترین لڑکی شاید ہی اسے مل سکتی تھی، اور اب جب کہ اس کے ساتھ ایک بہت نازک سا خیالات اور احساسات کا رشتہ جڑ چکا تھا تو اسے سوچنا اور خوابوں میں اس کے سنگ دور تک نکل جانا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ فطری طور پر وہ اس سے متعلق بہت جذباتی ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ادنیا کے خلاصے نے اسے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ تمام رات وہ بے عہد مضطرب رہا تھا۔ فیصلہ کرنا آسان کام تو نہیں تھا، بہت احتیاط کے ساتھ حل کیے جانے والا مسئلہ تھا۔ اپنے دل کی باری تو بعد میں آنی تھی، سب سے پہلے نگی کا مسئلہ تھا۔ نوفل کی ذرا سی جلد بازی اس کی زندگی برباد کر سکتی تھی۔ دل و دماغ شدید بے چینی اور اضطراب کی زد میں تھا۔ ادنیا کی باتیں اس کے ذہن سے چمٹ کر رہ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز اس نے سیدھے سجھاؤ نگی سے بات کر لی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے حیرت نے گھیرا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم صرف یہ معلوم کرو کہ صبا کی اس رشتے میں مرضی شامل تھی یا اسے مجبور کیا گیا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ نگی خوف زدہ سی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس روز وہ لوگ اب اتنے بیک ورڈ تو نہیں کہ صبا سے پوچھے بغیر ہاں کر دیں گے۔ نگی پلیز، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، وہ بہت جذب سے کہہ رہا تھا۔ آپ سے کہا کس نے ہے؟ نگی کو پریشانی نے گھیر لیا۔ بھائی کی تسلط پسندانہ طبیعت اس کی مخفی نہیں تھی۔ وہ اپنی چیز کو صرف اپنی ہی ملکیت میں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ وہی فنکشن والے روز کوئی بات کر رہا تھا۔ نوفل کا انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ بکواس ہے، سب جھوٹی گپ ہے۔ ایسے موقع پر عورتیں یوں ہی ادھر ادھر کی رشتے کی جوڑ توڑ میں لگی رہتی ہیں، ورنہ مریم پھپھو نے رشتہ مانگا ہوتا تو وہ لوگ کیوں انکار کرتے؟ نگی کی دلیل کافی مضبوط تھی مگر وہ کسی بھی قسم کا شبہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر بھی تم ایک مرتبہ کنفرم کر لو، اس نے اٹل انداز میں کہا تو وہ رخاصنی ہونے لگی۔ اچھی لگوں گی نا میں ان لوگوں سے اس بات پر بات پوچھتے ہوئے؟ بے حد بے اعتباری کی بھی۔ اس کی پریشانی اور آنکھوں کی نمی نوفل کو متاثر کر گئی۔ اوکے اسٹوپڈ، میں تو یوں ہی پوچھنے کو کہہ رہا تھا۔ فوراً اسے بازو کے گھیرے میں لے کر نرمی سے کہا، دیکھو لڑکیوں کے ساتھ ایسے معاملات میں زبردستی کرنا کہاں کا انصاف ہے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ صبا کی مرضی بھی پوچھ لینی چاہیے تھی۔ میں اسے بہلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے ضرور پوچھا ہوگا ورنہ کبھی اور یہ رشتہ قبول نہ کرتے۔ نگی نے بے یقینی سے کہا تو اسے مسکرا کر سر ہلا دیا، اور نوفل نے چاہے نگی کو کتنا بھی مطمئن کرنے کی کوشش کیوں نہ کی ہو، اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات انس نے فون کیا تو چند ایک باتوں کے بعد بہت سرسری انداز میں نگی نے یہ بات بھی چھیڑ دی۔ ہاں مریم پھپھو کی خواہش تو تھی مگر انہوں نے پر میں پروپوزل نہیں کیا ہمیں۔ مگر تمہیں کس نے بتایا؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی بتایا ہو، آپ نے تو نہیں بتایا نا؟ نگی کے جتانے والے انداز میں وہ ہنس دیا، پھر بھی کہنے لگا، ایکچولی مجھے خود بھی عماد کے مقابل میں نوفل کا پلڑا بھاری لگا تھا۔ عماد بہت لاؤبالی سا شخص ہے جس کے لیے زندگی صرف دکھاؤ، کھیلونا اور انجوائے کرنے کا نام ہے، جبکہ صبا کی زندگی طبیعت کے لیے نوفل جیسا میچور مائنڈڈ
पर्सन ही होना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं कि इमाद में खुदा न खास्ता कोई बुराई है, वो मुझे बिल्कुल अपने सगे भाइयों की तरह अजीज है, मगर सबा के लिए मुझे हर लफ्ज नौफिल ही सेट लगा। आप लोगों ने सबा से तो पूछा था? उन्होंने झिझके हुए से अंदाज में इसका मतलब क्या पा गया था। कम ऑन निगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इतने कमजोर तो नहीं कि किसी के जज्बात के रेले पर अपनी अना का महल तामीर करेंगे। सबा को फक्त क्रॉस मैरिज के मसले पर एतराज था, एंड डेट्स ऑल। ये रिश्ता 100% इसकी मर्जी से हुआ है। इसका पुरयकीन लहजा उसे हल्का फुल्का कर गया। शुक्र है खुदा का। उसकी तमानियत से पुरभरी सांस अनस को खटका गई। Is anything wrong or no? वे संभल गई। नॉट इट ऑल, यूं ही मैंने सोचा कहीं मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंची हो।